वीजा की प्रतीक्षा में भाग 6। मैं अब जो घटना कहने जा रहा हूँ वह इससे पूर्व कही गई स्कूल मास्टर की घटना से अधिक करुण और भयानक है। मुंबई के दादर क्षेत्र के बुल्लल मिल के पीछे एक कसारवाड़ी नामक बस्ती में 6 मार्च 1938 के दिन इंदुलाल माणिक की अध्यक्षता में एक सभा हुई। उसमें एक अछूत बालक का अनुभव उसी की जुबानी पढ़ी है। मैंने वर्नाक्युलर परीक्षा 1933 में पास की। मैं चौथे दर्जे तक अंग्रेजी पढ़ा हुआ हूँ। मास्टर की नौकरी प्राप्त करने के लिए बम्बई नगर पालिका की शिक्षा समिति को एक आवेदन पत्र भेजा, किंतु स्थान रिक्त न होने के कारण मुझे नौकरी न मिल सकी। बाद में एक साधारण पद तलाठी, जिसे गांव में पटवारी कहते हैं, के लिए अहमदाबाद के पिछड़े वर्ग के लिए नियुक्त विशेष अधिकारी के पास आवेदन किया और मुझे पहली बार खेड़ा जिले की बोरसद तहसील में नियुक्त किया गया और 19 फरवरी 1936 को मैं वहां उपस्थित हुआ। मेरा परिवार मूल रूप से गुजरात का था, किंतु मैं कभी भी वहां नहीं गया था। मुझे अब नौकरी के लिए वहीं जाना था। सरकारी कार्यालयों में भी अस्पृश्यता का पालन किया जाता है, यह मैं नहीं जानता था। मैंने अपने हरिजन होने का उल्लेख पहले ही अपने आवेदन में कर दिया था। इस कारण मेरे कार्यालय में सभी को यह बात भी ज्ञात होगी, ऐसा मैं समझता था। किंतु कार्यालय के मुंशी का व्यवहार देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया। उस मुंशी ने मुझसे कड़े शब्दों में पूछा, तुम कौन हो? मैंने उत्तर दिया, साहब मैं हरिजन हूँ। इसे सुनकर उसने डांटते हुए कहा, जा और दूर जाकर खड़े रहो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे इतना पास आकर खड़े रहने की? तुम इस कार्यालय में हो, नहीं तो मैं तुम्हें लात मार मार कर भगा देता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम नौकरी करने यहाँ चले आए हो। बाद में उसने मेरे सभी सर्टिफिकेट और नियुक्ति पत्र जमीन पर रखने को कहा। जैसे ही मैंने सारे कागज जमीन पर रखे, बाद में उसने उन्हें उठा लिया। बोरसद तहसीलदार के कार्यालय में काम करते समय पीने का पानी प्राप्त करने में मुझे बहुत परेशानियां उठानी पड़ती थी। वहाँ के बरामदे में पानी कोठियों में भरा रहता था। उसमें से पानी देने के लिए एक सिपाही नियत था। कारकुनों को प्यास लगने पर वह उसी में से पानी दे देता था। सिपाही के न रहने पर वे कारकुन स्वयं कोठियों से पानी ले लेते थे, किंतु ऐसा करना मेरे लिए संभव नहीं था। अछूत होने के कारण मैं उस पानी को छू भी नहीं सकता था। ऐसी दशा में पानी देने वाले के दया धर्म पर ही मैं अवलंबित था। मेरे प्रयोग के लिए जंग लगी हुई एक छोटी सी कोठी रखी थी। मुझे उसे ही धोना पड़ता था, क्योंकि कोई अन्य उसे स्पर्श भी नहीं करता था। वह सुविधा उस सिपाही के उपस्थित होने पर ही मुझे मिलती थी, और वह मुझे पानी देना भी पसंद नहीं करता था। मैं पानी मांगने के लिए आ रहा हूँ, यह देखते ही वह कहीं गायब हो जाता था, और इस कारण मुझे कई बार प्यासा रहने की नौबत आ जाती थी। वहाँ रहने के लिए घर प्राप्त करने में भी मुझे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। मैं बोरसर गांव के पूर्ण रूप से अपरिचित, कोई भी स्वर्ण मुझे रहने को घर देना यह असंभव था। स्वर्ण समाज नाराज हो जाएंगे, इस भय से अछूत भी मुझे रखने के लिए तैयार नहीं थे। खाने पीने की समस्या तो और भी विकट थी। मुझे भोजन के लिए ऐसा स्थान या मैं जिसके घर भोजन कर सकूं, ऐसा कोई गांव नहीं था। मैं सुबह शाम भजिए खरीद कर गाँव के बाहर कहीं बैठकर खा लेता था। रात में तहसीलदार के कार्यालय के बाहर सो जाता था। इस प्रकार 4 दिन मैंने बोरसद में बिताए, किंतु यह सब मेरे लिए बड़ा कष्टदायक था। तब से मैं अपने जन्म स्थान चिंतराल गांव में रहने लगा। चिंतराल बोरसद से 6 मील दूर प्रतिदिन अनजाना करते हुए मैंने लगभग 1.5 माह बिताया। सरपंच का विरोध, उसके बाद तहसीलदार जी ने मुझे चिंतराल, रवापुर और सेजीपुर गांव में काम देखने वाले तलाठी के पास काम सीखने के लिए रख दिया। चिंतराल में उसका मुख्यालय था, वहां मैं 2 माह तक रखा, किंतु उसने खुद मुझे कोई काम नहीं सिखाया और न ही अपने ऑफिस में पैर रखने दिया। गांव का सरपंच मेरा सबसे बड़ा विरोधी था। एक बार सरपंच ने मुझसे कहा, तुम्हारा बाप भाई भंगी थे, वे इस ऑफिस में झाड़ू लगाते थे, अब तुम हमारे साथ उठते बैठते हो, संभल कर रहना। सही बात तो यह है कि तुम्हें यह नौकरी छोड़ देनी चाहिए। एक दिन तलाठी ने मुझे सहजीपुर गांव की जनसंख्या क्या
ब्यौरा बनाने के लिए कहा। मैं सेठजीपुर पहुंचा। उस समय तलाठी और सरपंच ऑफिस में काम कर रहे थे। मैं ऑफिस के दरवाजे पर पहुंचकर नमस्कार कर खड़ा रहा, किंतु उन दोनों ने मेरी ओर तक देखा नहीं। लगभग 15 मिनट खड़ा रहा। इस प्रकार के अपमानजनक व्यवहार से मैं बुरी तरह ऊब चुका था, इसलिए कुछ निश्चय करके ऑफिस के अंदर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गया। यह देखकर तलाठी और सरपंच बिना कुछ बोले बाहर चले गए। कुछ समय बाद ऑफिस में लोग इकट्ठा होने लगे और शीघ्र बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। उन सब का नेतृत्व गांव की पुस्तकालय का पुस्तकालय अधिकारी कर रहा था। उस जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति को ऐसी भीड़ का नेतृत्व क्यों करना चाहिए, यह बात मेरी समझ में नहीं आ रही थी। बाद में मुझे ज्ञान हुआ कि जिस कुर्सी पर मैं बैठा वह उस अधिकारी की ही थी। वह गालियां देने लगा और बोला, इस गंदे कुत्ते को, भंगी को मेरी कुर्सी पर बैठने की अनुमति किसने दी। वह ग्राम सेवक पर झल्लाया। सरकार ग्राम सेवक ने मुझे कुर्सी से उठाकर दूर उठाया। मैं वही जमीन पर बैठ गया। यह देखते ही भीड़ ने ऑफिस में घुसकर मुझे चारों ओर से घेर लिया और तलवार से मेरे टुकड़े कर देने की धमकी देने लगी। मैं हाथ जोड़कर सबसे कहने लगा, मैंने बड़ी गलती की है, मुझ पर दया करो, मुझे माफ कर दो। मेरी गिड़गिड़ाहट किसी ने न सुनी। अपनी रक्षा मैं कैसे करूं, यह समझ नहीं आ रहा था। मुझे अचानक सूझा और उसी अनुरूप मैं निश्चय करके बोला, मैं तहसीलदार जी को एक पत्र लिखकर सारी घटना विस्तार पूर्वक उसमें लिखूंगा, और यदि भीड़ ने मुझे मार डाला तो मेरी लाश की व्यवस्था क्या होगी, इसकी सूचना भेज दूंगा। भीड़ पर इस बात का असर होगा, वह सहमत होगी, ऐसी मुझे आशा थी। एक कागज देने के लिए मैंने ग्राम सेवक से कहा, मैंने क्या लिखा है। यह पुस्तकालय अधिकारी ने पढ़ा और इसे तत्काल फाड़ फेंकने के लिए मुझ पर दबाव डालने लगा। मैंने भयभीत होकर उस कागज को तत्काल फाड़ डाला। मैं भीड़ के सभी लोग मुझे गालियां देने लगे। मैंने फिर दया की याचना की और नौकरी छोड़कर मुंबई चले जाने का आश्वासन भी दिया।